गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वेब टेक्नोलॉजी को। वेब टेक्नोलॉजी की सारी यूनिट्स को मैं कवर करूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। इस वीडियो के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि यूनिट फर्स्ट से हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और हमें आपके हेल्प और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ वेब। तो वेब की क्या हिस्ट्री रही है, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो 1969 से 1970s के बीच में अर्ली इंटरनेट आया था, ARPANET क्रिएट किया गया था और TCP/IP प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया था। तो जो हमारी वेब की हिस्ट्री है, वेब की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1969 से 1970 के बीच में। तो 1969 से 1970s के बीच में अर्ली इंटरनेट आया, ARPANET क्रिएट किया गया, TCP/IP प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया। उसके बाद 1980 से 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने एक हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया और इस प्रपोजल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक हाइपरटेक्स्ट सिस्टम्स में। ये सब हुआ 1980 से 1989 के बीच में। उसके बाद आया 1990 और 1991। 1990 और 1991 के बीच में पहला वेब सर्वर और एक ब्राउजर क्रिएट किया गया था बर्नर्स-ली के द्वारा। यानी कि इस टाइम पर एक पहली वेबसाइट बनी थी जिसका जो नाम है वो ये था info.cern.ch। इसको लॉन्च किया गया था 1990 से 1991 के बीच में। इसके बाद आया 1993। उसमें क्या हुआ कि पब्लिक रिलीज कर दी गई, यानी कि वेब जो था वो फ्री कर दिया गया यूज के लिए। पब्लिक को इसकी पब्लिक रिलीज कर दी। जैसे पहले वेब जो था वो सिर्फ ऑफिशियल्स के पास था, लेकिन 1993 में क्या हुआ कि वेब को फ्री कर दिया गया और उसकी पब्लिक रिलीज कर दी गई। तो पहला जो ग्राफिकल ब्राउजर रिलीज हुआ था वो था मोसैक, वो 1993 में हुआ। उसके बाद आया 1994 और 1995 के बीच में वेब का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि उससे पैसा कमाने की तरकीबें टेक्निक्स खोज ली गई, यानी कि नेटस्केप कम्युनिकेशन को फाउंड किया गया था इसी दौरान। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया था 1994 से 1995 के बीच में। इसके बाद आया 1996 और 1999। इस दौरान क्या हुआ कि जो वेब थी उसकी ग्रोथ हुई और वो स्टैंडर्ड हो गया। इस दौरान क्या होता है कि W3C जो है उसने फाउंड किए काफी सारे वेब स्टैंडर्ड्स और लेट 1990s में .com का बूम आ गया। ओके, फिर आया 2000, ईयर 2000 से लेके 2005 में वेब 2.0 डेवलप किया गया, क्योंकि .com बबल जो था वो बस्ट हो गया था और वेब 2.0 की इमरजेंसी आ गई जिसके अंदर यूजर जनरेटेड कंटेंट होता था। फिर 2006 से लेकर 2010 तक सोशल मीडिया और मोबाइल वेब आ गया। पॉपुलैरिटी मिली फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल हैंडल्स को, और इसी दौरान इंट्रोडक्शन हुआ आईफोन का। फिर हुआ 2011-2015। इस फेज के दौरान क्या हुआ, HTML5 डेवलप हो गया, मोबाइल फर्स्ट डेवलप हो गया और HTML5 की स्पेसिफिकेशंस को पब्लिश किया गया। और इसी दौरान मोबाइल फर्स्ट वेब डिजाइन का भी राइज हुआ। 2016 से लेके आज तक AI और वेब 3.0 डेवलप हो रहा है। AI ने इंपैक्ट किया है वेब डेवलपमेंट को और ग्रोथ ऑफ वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज को। तो इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ वेब रही है, जो कि शुरुआत हुई थी 1969 से लेके और आज तक वो चली आ रही है। 1969 में क्या हुआ था, इंटरनेट आया था, ARPANET क्रिएट हुआ था। 1980 से 1989 के बीच में टिम बर्नर्स-ली ने एक हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया। उसके बाद 1991 से लेके 1990 से लेके 1991 तक पहला वेब सर्वर और एक ब्राउजर क्रिएट किया गया बर्नर्स-ली के द्वारा। फिर 1993 में क्या हुआ कि जो हमारे पास पहले ऑफिशियल्स के पास इंटरनेट था उसको पब्लिक रिलीज कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, जो कि CERN के द्वारा यूज किया जाएगा। 1994 से लेकर 1995 तक इसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया। नेटस्केप कम्युनिकेशन जो है वो फाउंड की गई और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया जो कि पब्लिक यूज के लिए था। फिर 1996 से लेकर 1990 तक क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ, 1996 से 1999 तक W3C को फाउंड किया गया। उसके बाद इसी दौरान वेब की ग्रोथ हुई और वो स्टैंडर्ड बन गया और यही से लेके 2024 तक अब तक ये डेवलप ही होता आ रहा है। तो इस तरीके की हिस्ट्री रही है वेब की। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं।
भाई जब हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं तो हमको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमको अपना टारगेट जो यूजर है यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमको पहले मार्केट रिसर्च करनी है और उससे ये समझना है कि हमारी ऑडियंस क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं YouTube पर एक लेक्चर बना रहा हूं तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी ऑडियंस है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि मेरे पास पहले से क्या है, पहले से मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, मैंने मार्केट में रिसर्च किया है कि किस चीज की कमी है, क्यों मैं कंटेंट बना रहा हूं। ओके, तो टारगेट यूजर को आइडेंटिफाई करना है मार्केट रिसर्च से। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजर्स की डेमोग्राफीज को, उनकी प्रेफरेंसेस को, उनकी बिहेवियर को। तो जो हमारा यूजर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई जो वेबसाइट है वो मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। तभी तो कोई किसी वेबसाइट पर जाएगा जब वो उसकी किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दे रही हो, उसको उसकी कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन की नीड को पूरा कर रही हो। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक वेबसाइट डिजाइन ट्रेलर करते हैं। तो पहला जो स्ट्रेटजी है कि हमको अपना टारगेट यूजर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको पता चल गया कि हमारा टारगेट यूजर कौन है, उसके बाद हम वेब डिजाइन करेंगे, यानी कि हम डिजाइन पोर्टेबल्स को मेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर सही तरीके से वर्क कर या नहीं। तो हम मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद हमको क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी देखनी है, हमको रेस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निक्स को यूज करना है। और रेस्पॉन्सिव डिजाइन वेब टेक्निक्स क्या होती हैं कि इससे हम इस तरीके का वेब की डिजाइनिंग करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पर भी सही तरीके से चले। ठीक है, उसके बाद हम डिजाइन करना आना चाहिए लो बैंडविड्थ के लिए। जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि भाई हम जब वेबसाइट बना ही रहे हैं तो टारगेट यूजरों को पता होना चाहिए। दूसरा, डिजाइन हमारा पोर्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज, हमको लो बैंडविड्थ के लिए डिजाइन करना चाहिए, यानी कि हमको अपने वेब पेजेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि वो क्विकली लोड हो जाए स्लो कनेक्शंस के टाइम पे भी। जैसा आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी कि भाई हाई कनेक्शन है लेकिन फिर भी उनकी लोडिंग में टाइम लगता है, तो वो एक खराब स्ट्रेटेजी के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, अगला है क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर और इजी एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन में। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि वो लिंक पे क्लिक करते जाओ तब जाके कहीं आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और अर्ली एक्सेस होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। यानी कि हमको ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को लॉजिकली और इंट्यूटिवली। हमको क्लियर हेडिंग्स, वेबसाइट के अंदर क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, कंसाइज टेक्स्ट होना चाहिए और रिलेवेंट विजुअल्स होने चाहिए। जैसे आप कई सारी वेबसाइट्स पर जाते हो जहां पे जर्नल्स लिखे हुए होते हैं, जहां पे प्रेस रिलीजेस लिखे हुए होते हैं, अगर वहां पे इंटरेस्ट नहीं आता, देखा होगा आपने कई बार जब आप ऐसी वेबसाइट पे ले जाते हो जहां पे प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो बनी हुई है, तो आपको वो पढ़ने में मजा नहीं आता क्योंकि वहां पे विजुअल्स नहीं है, प्रॉपर हेडिंग यूज नहीं किया गया है, प्रॉपर कंसाइज टेक्स्ट नहीं है, तो आप ऐसी वेबसाइट्स पर नहीं जाते हो। तो ये आपको दिमाग में रखना जब भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं कि भाई जो हमारी वेबसाइट है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर होना चाहिए और उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको इजीली एक्सेस कर पाए कोई भी यूजर। और हमको फिफ्थ क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि उसके अंदर हमको स्मूथ ट्रांजिशंस देने हैं। हमको एक कंसिस्टेंट डिजाइन मेंटेन करके रखना है अक्रॉस ऑल पेजेस, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा यूजर है वो स्मूथली उसके अंदर उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज जितनी भी बताई है मैंने आपको, ये कंट्रीब्यूट करती हैं एक पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस के लिए, बेटर एंगेजमेंट के लिए और रिटेंशन जो है उसको इंक्रीज कर देती है अपनी वेबसाइट। रिटेंशन मतलब कितनी देर तक कोई भी बंदा तुम्हारी वेबसाइट पर ठहरता है, उसको रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी समझ में आ गई क्या होती है भाई। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा यूजर कौन है। दूसरी चीज, हमको अपना डिजाइन पोर्टेबल बनाना चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हर तरीके के फोन, लैपटॉप वगैरह सब पर इजीली चल जाए। लो बैंडविड्थ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि हमको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करने हैं अपने वेब पेजेस को कि वो स्लो कनेक्शंस में भी लोड हो रहे हों। हमको क्लियर प्रेजेंटेशन देनी है और इजी एक्सेस देना है इंफॉर्मेशन का और स्मूथ ट्रांजिशंस को क्रिएट करना है। इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और मुझे आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की स्टेजेस की। तो वेब डेवलपमेंट पे 6 स्टेजेस होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो वेब डेवलपमेंट की स्टेजेस 6 होती हैं। पहली होती है एनालिसिस स्टेट, दूसरी होती है डिजाइन स्टेट, तीसरी होती है डेवलपमेंट स्टेट,
चौथी होती है टेस्टिंग और रिव्यू स्टेट, पांचवी होती है डिप्लॉयमेंट स्टेट, छठी होती है मेंटेनेंस स्टेट। ठीक, तो एनालिसिस स्टेट में क्या होता है? एनालिसिस स्टेट में जब हम कोई भी वेब डिजाइन या वेबसाइट को बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है एनालिसिस की, जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिएगी इस वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपने टारगेट को डिफाइन करते हैं कि हमको इतने टाइम में एक वेबसाइट को बना करके दे देना है। उसके बाद हम स्कोप की डेफिनेशन करते हैं। स्कोप डेफिनेशन में फीचर डेफिनेशन आता है कि हमारी वेबसाइट क्या क्या फीचर्स देगी, उसका क्या क्या स्कोप रहने वाला है। तो ये सब कुछ हम एनालिसिस फेज के अंदर करते हैं। फिर आता है डिजाइन फेज, दूसरा फेज होता है। एनालिसिस में हमने क्या किया, हम हमको वेबसाइट बनानी है, तो उसके पहले हम एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिएगी, क्या टारगेट यूजर होने वाला है, और कौन से टाइम तक हमको ये वेबसाइट बना लेनी चाहिए, कितनी टाइम कंस्ट्रेंट्स तक ये मतलब हमको जो वेबसाइट है वो बना लेनी चाहिए। दूसरे स्टेप में होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या करते हैं हम कंसेप्चुअल ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं और एक रेस्पॉन्सिवनेस को डिजाइन करते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो डिजाइन फेज में क्या करता है कि हम डिजाइन करते हैं कंसेप्चुअल ग्राफिक्स को और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को। तीसरा फेज होता है डेवलपमेंट फेज का। डेवलपमेंट फेज में हम फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं, बैक एंड को डेवलप करते हैं और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं किसी भी वेबसाइट के। ठीक है, फिर आता है चौथा फेज, जहां पे अब हमारी वेबसाइट डेवलप्ड हो चुकी है। चौथे फेज में हम करेंगे अपनी वेबसाइट को टेस्ट और रिव्यू। टेस्टिंग में क्या करते हैं हम, टेस्टिंग में हम देखते हैं कि कितनी फंक्शनली उसकी यूजेबल है वो या नहीं है, कितना अच्छी तरीके से कोई वेबसाइट चल रही है, कितनी वो सिक्योर है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये सब हम टेस्टिंग में करते हैं, यानी कि हम फंक्शनल यूजेबिलिटी को चेक करते हैं, सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं और एक रिव्यू देते हैं कि भाई अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। अब हमारे पास टेस्टिंग भी हो गई, रिव्यू भी होगा। उसके बाद हम इस वेबसाइट को करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय में क्या करते हैं, हम वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, डोमेन का सेटअप कर लेते हैं और उसको होस्ट कर देते हैं, यानी कि हम उसको वेब पे डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस फेज आती है। मेंटेनेंस फेज में क्या होता है कि अगर वेब पर डालने के बाद कोई टाइम के हिसाब से या टाइम पे उसके अंदर बग्स आ रहे हैं, उनको हम फिक्स करेंगे, कंटेंट को मैनेजमेंट करेंगे, अगर कोई अपडेट कर लगाना है तो अपडेट करेंगे। तो ये स्टेजेस होती हैं वेब डेवलपमेंट की। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। पहले फेज में एनालिसिस होती है, यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। दूसरे फेज में डिजाइन करते हैं, वेबसाइट की डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर डेवलप कर लेते हैं। उस डिजाइन के बेसिस पे हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगा, बैक एंड डेवलपमेंट होगा, सीएमएस डेवलपमेंट होगा। फिर होता है चौथा फेज, जिसमें हम अपनी जो हमने वेबसाइट डिजाइन की है उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कितनी वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है, कितनी वो फंक्शनल यूजेबल है, कितनी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। फिफ्थ फेज में होता है डेप्लॉयमेंट। डेप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं और डोमेन का सेटअप कर लेते हैं। और लास्ट फेज होता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम अपने बग्स को फिक्स कर रहे होते हैं जो वेबसाइट में आ चुके हैं या आने वाले होते हैं, या फिर हम उसमें कंटेंट मैनेजमेंट करते हैं और अपडेट्स को देखते होते हैं। तो ये सारी स्टेजेस थी वेब डेवलपमेंट की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जो कि वेब को गवर्न कर रहे हैं। तो कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वेबसाइट को गवर्न करते हैं या वेब को गवर्न करते हैं। वो है, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS, एक है TCP/IP, एक है DNS, एक है FTP। बाकी सारे भी हैं जैसे कि UDP, SMTP। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि HTTP क्या है। तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए काम आता है बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स। तो HTTP क्या है, ये एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के कम्युनिकेशन के बीच में काम आता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसके आगे HTTP होता है, यानी कि ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि हमको कम्युनिकेशन सेटअप करके दे रहा है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। ये डिफाइन करता है कि कैसे कोई भी डेटा यानी कि वेब पेजेस जो हैं वो रिक्वेस्ट किए जाते हैं और डिलीवर किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर टेक्स्ट यानी कि लिंक्ड टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट। एग्जाम्पल इसके से समझते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा जो ब्राउजर है वो HTTP को यूज करता है फॉर फेचिंग द वेब पेज कंटेंट फ्रॉम द सर्वर। इसके फीचर्स क्या क्या है HTTP के, ये कनेक्शन लेस होता है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है और ये स्टेटलेस होता है। तो HTTP क्या है, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
इसका काम होता है कि एक कम्युनिकेशन सेटअप कराता है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। ये डिफाइन करता है कि कैसे वेब पेजेस जो हैं वो रिक्वेस्ट किए जाते हैं और डिलीवर किए जाते हैं इंटरनेट पर। दूसरा प्रोटोकॉल है हमारे पास HTTPS। HTTPS क्या है? ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर होता है। HTTP सिक्योर नहीं है लेकिन HTTPS सिक्योर है, यानी कि इसमें हमको एक सिक्योर वर्जन दे दिया गया है HTTP का। ये एनक्रिप्ट कर लेता है डेटा को जो कि एक्सचेंज किया जा रहा है बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर, जिससे कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है। इसका कॉमनली यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, पेजेस को लॉगिन करने में और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लॉगिन करने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कब जब आप कोई भी पैडलॉक आइकन हमारे एड्रेस ब्राउज़र में आ रहा होता है तो वो इंडिकेट करता है HTTPS कनेक्शन को। HTTPS कनेक्शन में क्या आता है कि इस तरीके से हमारा जब आप अपना वेब ब्राउजर खोलिए और वहां पर कोई भी चीज टाइप करिए, फिर अपने लिंक पर क्लिक करिए, आप सबसे पहले पाएंगे कि आपके लिंक में सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है वो है HTTPS। अगर HTTPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो काफी सिक्योर है। तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तीसरा है TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन में काम आते हैं। TCP इंश्योर करता है कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो पैकेट्स में डिलीवर हो रहा है, ठीक। IP जो है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल करता है एड्रेसिंग और राउटिंग को, वो अलाउ करता है डेटा को कि वो फ्लो हो सके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स में। इसका एग्जांपल है कि जब भी आप एक ईमेल सेंड करते हैं या कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो TCP और IP मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर को। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये मैनेज करता है डेटा के ट्रांसफर को। चौथा प्रोटोकॉल है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में। एग्जांपल google.com, ये ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है, इसको ये IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा डोमेन नेम सिस्टम। ये इसेंशियल होता है जिससे कि हम सर्वर्स को लोकेट कर पाते हैं इंटरनेट के ऊपर। इसका एग्जांपल समझते हैं कि जब भी आप कोई भी URL टाइप करते हैं ब्राउजर में तो DNS जो है वो रिजॉल्व कर देता है उसको IP एड्रेस में। यानी कि आपने google.com सर्च किया, उसके बाद क्या होता है, जो DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है वो इस नेम्ड आइडेंटिटी को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। एक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर यानी कि FTP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये यूजफुल होता है जब हम ट्रांसफर करते हैं फाइल्स को बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। ये कॉमनली यूज किया जाता है वेब डेवलपर्स के द्वारा ताकि वो अपलोड कर पाए फाइल्स को वेब सर्वर पे। एग्जाम्पल अपलोडिंग वेबसाइट फाइल्स टू अ होस्टिंग सर्वर यूजिंग FTP। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं वेब को। अगर आप बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर की HTTP में, तो एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट गेट इंफॉर्मेशन करता है यानी कि गेट करता है इंफॉर्मेशन को सर्वर से। ये है क्लाइंट, ये है सर्वर, ठीक है। और क्लाइंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से रिक्वेस्ट की HTTP की मदद से, तो सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने इसको रेस्पॉन्स किया। तो ये आर्किटेक्चर होता है जो हम वेब ब्राउजर में बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत जरूरत है। अगले क्वेश्चन है कि वेब प्रोजेक्ट क्या होता है। तो एक वेब प्रोजेक्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेवलप करते हैं और क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स को। वेब प्रोजेक्ट क्या है? वेब प्रोजेक्ट एक प्रोसेस है फॉर द डेवलपिंग एंड क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क विच आर एम्ड एट प्री डिफाइंड गोल्स। ठीक है, तो वेब प्रोजेक्ट क्या है? वेब प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम डेवलप करते हैं और क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स को। स्टेजेस क्या होती हैं वेब प्रोजेक्ट की? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वेबसाइट के? वेब टीम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फेजेस क्या है वेब डेवलपमेंट के या वेब प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजी। इसमें हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम किस तरीके से वेबसाइट बनाने वाले हैं। हमने रिक्वायरमेंट्स एनालाइज कर ली, हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि इस तरीके की वेबसाइट बनानी है, न्यूज ब्लॉग्स डालने हैं कहीं पे और ऊपर हमको सर्च बार डालना है। इस तरीके से हमने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। उसके बाद हमने डिजाइन क्रिएट करेंगे, डिजाइन क्रिएट किया हमने, ठीक है।
कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरीके की होनी चाहिए, जैसे यूट्यूब पे है कि भाई 4-5 वीडियो इस तरीके से आ रही हो, ऊपर सर्च बार हो, यहाँ पे हिस्ट्री हाँ, होम वगैरह, ये म्यूजिक, ये सब सारे फीचर्स हों उसके अंदर, ये सारे बटन्स हों। इस तरीके हमने डिजाइन और स्पेसिफिकेशन कर ली। उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स को, यानी कि इसके इस वाले फेज के अंदर क्या करते हैं, इस वाले फेज के अंदर हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट के बाद हम टेस्टिंग और मेंटेनेंस करते हैं, फिर उसको रजिस्टर करते हैं आईएसपी से, यानी कि डिप्लॉय करते हैं, और फिर उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं वेब प्रोजेक्ट्स की। इतना आप समझ गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वेबसाइट की? ऑब्जेक्टिव तो वेबसाइट की ये होती है कि भाई वो अपने जो यूजर है, टारगेट यूजर है, उसको सही इंफॉर्मेशन दे, वो उसका कनेक्शन बहुत अच्छा हो, वो इजीली लोडेबल हो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेब टीम क्या होती है? वेब टीम एक पूरी टीम होती है जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर वेब प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जैसे एक वेबसाइट को बनाने के लिए कितने सारे लोग जो लग रहे होते हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सब क्या है, वो उस वेबसाइट की बनाने के लिए एक वेब टीम है। इतना आप समझ गए होंगे, आई होप। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या होता है, टाइप्स क्या है इंटरनेट सर्विसेज की, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए है, और ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन को और डेटा एक्सचेंज को। इंटरनेट तो आपको सबको पता होगा क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया के अंदर है, और वो काफी सारे सिस्टम्स को, काफी सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाए और डेटा का एक्सचेंज हो पाए। टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो काफी सारी सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है। पहली है कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि वो रियल टाइम चैट प्रोवाइड करता है, वॉइस कॉल्स प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोवाइड करता है, यानी कि हम ब्राउज कर सकते हैं वेबसाइट्स को कंटेंट को सर्च करने के लिए। जैसे आपने गूगल यूट्यूब पर टाइप किया कि मुझे वेब टेक्नोलॉजी की AKTU की यूनिट फर्स्ट चाहिए, तो आपको वीडियोस मिल जाती हैं काफी सारी। तीसरा है फाइल ट्रांसफर, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने में काम आता है। चौथा, ये वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड करता है, यानी कि हम एक्सेस कर सकते हैं वेब कंटेंट को। अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं अमेरिका में की वेबसाइट को, तो हम इंडिया में बैठे बैठे भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड करता है। ये वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लाउड सर्विसेज, APIs। ये डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। ये नेटवर्क मैनेजमेंट में काम आता है, यानी कि इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं नेटवर्क को। बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो क्लाइंट्स क्या है, इसको समझिएगा। जैसे आपको जो है नासा की वेबसाइट का कुछ नासा के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपने अपने फोन में क्या किया, गूगल खोला। गूगल एक वेब ब्राउजर है, गूगल वेब ब्राउजर पर आपने नासा टाइप किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो आप तो हो गए क्लाइंट। तो जब हमने वेब ब्राउजर पे टाइप किया नासा, तो आपको नासा के सर्वर की एक वेबसाइट मिल गई, ठीक है। सर्वर ने आपको वो इंफॉर्मेशन दी। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां पे इंटरनेट की मदद से क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन मांगता है सर्वर से और सर्वर इंफॉर्मेशन देता है। ये क्लाइंट जो है वो गेट करता है इंफॉर्मेशन को और सर्वर रेस्पॉन्स देता है उसको। ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जो अगले बेसिक टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक जो पढ़ने वाले यूनिट फर्स्ट में, वो है कोर जावा। अब यहां से इस यूनिट का जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले जो था वो सब थियोरेटिकल था, अब आपको प्रोग्रामिंग की मदद से समझना है सब कुछ। तो कोर जावा के कंसेप्ट्स आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला है कि जावा क्या है। जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी सन माइक्रोसिस्टम्स के इंजीनियर्स की टीम के द्वारा। तो जावा क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by a team of engineers at Sun Microsystems led by जेम्स गॉसलिंग। तो जेम्स गॉसलिंग है, उनको फादर ऑफ जावा बोला जाता है, क्योंकि उनका पाइवोटल रोल था इसके क्रिएशन में। जावा को पहली बार रिलीज किया गया था पब्लिक में 1995 के दौरान, और उसके बाद से ही ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर।
ठीक है। तो जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सन माइक्रोसिस्टम्स के इंजीनियर्स की टीम के द्वारा बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे जेम्स कोसलिंग। अब बात करते हैं बेसिक फीचर्स क्या है जावा के। जावा जो है वो सिंपल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि काफी सारे डिवाइसेस पर हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम एक कोड को हमने एक जगह पर इसी किसी भी चीज के अंदर लिख दिया, ठीक है, तो इस वाले कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। जावा सिक्योर होती है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे कि बाइट कोड वेरिफिकेशन। ये रोबस्ट है और रिलायबल है, यानी कि इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर चेकिंग होती है, रन टाइम चेकिंग होती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेज होती रहती है। ये मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड मतलब ये कंकरेंट एग्जीक्यूशंस को सपोर्ट करती है कि एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, यानी कि तीनों प्रोसेस एक साथ चलते रहे, ये इस चीज को सपोर्ट करती है। तीन काम एक साथ होते रहे, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग को ये सपोर्ट करती है। इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो कि नेटवर्क सेंट्रिक प्रोग्राम के लिए काम आती हैं। ये डायनामिक है क्योंकि इसमें डायनामिक लोडिंग हो सकती है क्लासेस की, और एक्सटेंसिव रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं इसके अंदर। ये पोर्टेबल है, जिससे कि इसको हम डाइवर्स हार्डवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फीचर्स ऑफ जावा के, जिसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये हेडिंग्स याद रख के जाने हैं कि सिंपल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, सिक्योर होती है, रोबस्ट और रिलायबल होती है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई है, ये डायनेमिक और पोर्टेबल है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। जैसे कि इंट a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये क्या है, इंट एक डेटा टाइप है और a क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो डेटा टाइप डिफाइन कर रही है कि कौन सा टाइप का डेटा a के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर हम ऐसे लगा देते हैं इंट a इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि जो a वेरिएबल है उसके अंदर इंट टाइप का डेटा स्टोर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाना चाहिए या स्टोर वो कर सकता है। बात करें डेटा टाइप्स इन जावा की, तो जावा के अंदर दो टाइप्स के डेटा होते हैं, यानी कि दो डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी जावा के अंदर पहले से बिल्ट इन है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो फाउंडेशनल टाइप होते हैं जो कि डायरेक्टली सपोर्ट किए जाते हैं जावा के द्वारा। इनके अंदर डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन करनी होती है, यानी कि जावा ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। यानी कि जब हम 0 लिखते हैं तो जावा खुद से ही इसको डिफाइन कर लेगा कि 0 क्या है। 0 एक इंट टाइप का डेटा है, यानी कि हम अगर हम 0.1 लिख दें तो ये एक फ्लोट टाइप का डेटा है। अगर हम लिख दें 5.5 1 6, ये डबल टाइप का डेटा है। अगर हम लिख दें ट्रू फॉल्स, ये बूलियन टाइप का डेटा है। अगर हम लिखें ए बी सी, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अगर हम लिखें ए बी सी, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो कि ऑलरेडी जावा के अंदर बिल्ट इन आते हैं, खुद पहले से ही डेवलप्ड हुए होते हैं। ये फंडामेंटल होते हैं, इनके अंदर डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है। इसके टाइप्स कौन कौन से, प्रिमिटिव टाइप्स कौन कौन से, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम फॉर्म कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड अदर रेफरेंस डेटा टाइप्स। सॉरी, रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम फॉर्म कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बाकी सारे रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर मेमोरी एड्रेसेस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, समझ गए क्या है, पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप जो है वो कंपोजिट टाइप्स होते हैं, यानी कि उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बाकी सारे रेफरेंस टाइप से मिला करके बना सकते हैं। ये एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप जो होती हैं वो रेफरेंसेस को स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट्स में।
ठीक है, इसके एग्जांपल है एरे, ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेसेस, इनम्स। ये सब क्या है, ये रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं। समझ गए, दो डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। पहला है प्रिमिटिव जो कि बिल्ट इन है, दूसरे है रेफरेंस डेटा टाइप जो कि कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं। बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा की। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स जावा के अंदर होते हैं? पहले हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि केवल एक ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे ए प्लस। तो यहाँ पे ए क्या है, ये ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ए प्लस प्लस, सॉरी, ए प्लस प्लस क्या है, तो यहाँ पे ए क्या है, ये तो ऑपरेंड हो गया, प्लस प्लस क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि केवल एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट करें, उनको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू बाय 1। अगर हमने ए प्लस प्लस लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू थी 1 और हमने ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू हो जाती है 2। अगर हमने ए माइनस माइनस कर दिया तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। ये नेगेट करते हैं एक्सप्रेशन को, ये इन्वर्ट कर देते हैं किसी भी वैल्यू जो है बूलियन की। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया ए, इस तरीके से हमने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू पहले ट्रू थी तो अब वो फॉल्स हो जाएगी। दूसरे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो काम आते हैं। ये बेसिकली एक्ट करते हैं मैथमेटिक ऑपरेशंस की तरह। जैसे हमारे पास ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 2 और हमने किया a प्लस बी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ऐसे हमने किया a माइनस बी तो हमारे पास आंसर आएगा 8। ऐसे हमने किया a इंटू बी, हमारे पास आएगा 20। अगर हमने किया a डिवाइड बाई बी तो हमारे पास आएगा 5। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। तीसरे हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ये शिफ्ट कर देता है सारी बिट्स को किसी भी वैल्यू में ऑन द लेफ्ट साइड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये राइट शिफ्ट कर देगा ऑपरेटर ऑपरेंड्स की वैल्यू को। ठीक, अगले हैं हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इनेबल करते हैं कि हम दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप टेस्ट कर पाएं। जैसे a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 2। अब हम रिलेशनशिप में निकालना चाहते हैं तो क्या a इक्वल्स टू b, ये इसका मतलब क्या है कि क्या a जो है वो b के बराबर है। रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं इनकी, तो इसका आंसर क्या है, a और b इसका बराबर है कि नहीं, तो इसमें आएगा फॉल्स। क्या a ग्रेटर है b से, जी हाँ a ग्रेटर है, इसका आएगा ट्रू। क्या a लेस है b से, नहीं, इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इसके एग्जांपल है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पांचवे ऑपरेटर्स होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि क्वेश्चन मार्क, ये तो ये वन लाइनर रिप्लेसमेंट होते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, ये पहले ये वैसे खुद दे आर द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर्स विच टेक 3 ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर्स 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर 2 के ऊपर, 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेगा, और यूनरी 1 ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि ये असाइन कर देते हैं वैल्यूज को टू द राइट टू द ऑपरेंड ऑन इट्स लेफ्ट। जैसे अगर हमने किया a प्लस इक्वल्स टू 1, तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है, इसका होगा a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये असाइन करते हैं वैल्यू को ऑन इट्स राइट टू द ऑपरेंड ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू 10, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसने a वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दी। एक होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क करते हैं बिट्स पे, और ये परफॉर्म कर रहे होते हैं बिट बाय बिट ऑपरेशंस को। वो अप्लाई किए जा सकते हैं इंटीजर टाइप्स पे, और ये काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं बाइनरी एंड, बाइनरी और, बाइनरी एक्सओआर। बाइनरी एंड को हम इस तरीके से लिखते हैं, बाइनरी और को हम इस तरीके से लिखते हैं, बाइनरी एक्सओआर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम यूज कर रहे होते हैं अपने जावा के अंदर। अगला है कि वेरिएबल क्या होता है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड स्टोरेज होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जहां पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है और डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो काफी सारे डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है, जैसे कि नंबर्स को, कैरेक्टर्स को, बूलियन वैल्यूज को और ऑब्जेक्ट्स को। तो एग्जांपल समझ लेंगे कि हमारे पास है a इक्वल्स टू 10। तो a यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि 10 जो वैल्यू है उसको क्या करे हुए है, स्टोर करे हुए है। तो वेरिएबल किस लिए काम किए आते हैं? वेरिएबल्स काम आते हैं वैल्यूज को स्टोर करने में। ठीक, इनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने इस तरीके से लिखा है कि a इक्वल्स टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या थी 10 प्लस 1। अब हम इसमें इस वाले a में क्या स्टोर हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी अब 11। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोग्राम का। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की जावा के अंदर। तो जावा के अंदर 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स, एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, एक होते हैं क्लास वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं मेथड्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर, और उनका स्कोप जो होता है वो उस रेस्पेक्टिव मेथड या ब्लॉक के अंदर ही होगा। जैसे हमने डिफाइन किया इंट a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू a प्लस 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे b और c का जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये लोकल वेरिएबल है। एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये वेरिएबल बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास को। हर इंस्टेंस की अपनी खुद की एक ओन कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल के पास। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये नॉन स्टैटिक फील्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक, तो लोकल वेरिएबल होंगे जो कि डिक्लेयर किए जाएंगे मेथड्स के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे जो कि डिक्लेयर करे जाएंगे क्लास के अंदर लेकिन आउटसाइड द मेथड। एक होते हैं क्लास वेरिएबल्स यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये डिक्लेयर किए जाते हैं स्टैटिक फॉर्म में, और इनको हम कभी भी लोकल वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से जावा के अंदर? एक होते हैं लोकल वेरिएबल, एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, एक होते हैं क्लास वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स को मेथड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और इनका जो स्कोप होता है वो सीमित होता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। क्लास वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, और इनकी केवल एक ही कॉपी होती है जो कि शेयर की जाती है काफी अदर क्लासेस में, और इनको इनिशियलाइज करते हैं हम जब भी हम क्लास को लोड कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमको याद रखना है लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स, और ये डायग्राम बना के आना है। लोकल वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है मेथड के अंदर, इंस्टेंस के डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड ये क्लास है। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसको, सॉरी एक एग्जांपल की मदद समझते हैं, पहले इसको रब कर देता हूं तब आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक, पहला है क्लास, एक वेरिएबल यहां पे होगा, दूसरा है मेथड। अब जो मेथड के अंदर वेरिएबल है वो तो होगा लोकल वेरिएबल। एक वेरिएबल है जो मेथड से के अंदर नहीं है, मेथड के बाहर है। यहां पे अगर हम एक वेरिएबल लिखते हैं जैसे क्लास इंट a इंट b मेथड इंट c। इंट c क्या है जो कि मेथड के अंदर है, वो है लोकल वेरिएबल। इंट b क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि कहां डिक्लेयर किया गया है, मेथड के बाहर है और क्लास के अंदर है। एक होता है जो कि क्लास के साथ लिखा जाता है, क्लास के टाइम पे इनिशियलाइज किया जाता है, वो होता है क्लास वेरिएबल यानी कि स्टैटिक वेरिएबल, ये कभी चेंज नहीं होता है। सो गाइस अब बात करते हैं एरेज क्या होती हैं जावा के अंदर। एरेज जो होती हैं वो मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए काम आते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते हैं तो अगर हम इंट ए वेरिएबल के अंदर 10-20 वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक पार्टिकुलर चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है एरे। एरे किस लिए यूज किए जाते हैं? एरे यूज किए जाते हैं मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। अब हम समझते हैं कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इंस्टेंटेशन करते हैं और कैसे किसी एरे को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो
अगर हम किसी एरे को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा सिंटेक्स फॉलो करते हैं? हम सिंटेक्स फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, किस डेटा टाइप का एरे हम क्रिएट करने वाले हैं, फिर हम लिखेंगे एरे का नेम और उसके अंदर ब्रेसेस लगाएंगे ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस, और इन ब्रेसेस के अंदर हम उस एरे का साइज लिख देंगे। जैसे मुझे 10 साइज का एक एरे क्रिएट करना है, किसके रिलेटेड? नंबर्स के रिलेटेड, यानी कि हमने कहा इंट नम एरे 10। इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, एक नम एरे नाम का एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर 10 वैल्यूज होंगी। अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं 10 की 10 वैल्यूज को तो किस तरीके से करेंगे? हम लिखेंगे इंट नम एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम इसके अंदर उनको इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम इंस्टेंटेशन करना चाहते हैं एरे का तो किस तरह से लिखेंगे? इंस्टेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एरे का नाम लिखेंगे कि हमारे पास जो एरे है वो क्या है, इंट या नम एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 5। तो इससे हम एक एरे क्रिएट करेंगे 5 इंटीजर्स का। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं इंस्टेंटिएशन। ठीक है, इंस्टेंटिएशन किसी भी एरे का जावा के अंदर हम लिखते हैं एरे का रेफरेंस वेरिएबल, फिर न्यू लिखते हैं और एक डेटा टाइप लिखते हैं और उसका साइज लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इंस्टेंटिएशन करते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर ये सारे के सारे हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक एरे है जहां पे सारे के सारे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसका लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके अंदर इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में हमको पता करना है कि पहले पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, नॉर्मल वर्ड में हमको इस टेक्स्ट के अंदर बताना है कि पहले पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे 40 रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें एरेज की तो इनके अंदर इस तरीके से पोजीशनिंग नहीं की जाती है। इसके अंदर पोजीशनिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो जो नॉर्मल हमने फर्स्ट की जगह पे हमने 40 बताया है वो इसके अंदर 0 की जगह पे होगा। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? इसके अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करनी है हमको 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 इंडेक्सेस हैं। अगर हमको एक्सेस करना है कोई भी वैल्यू 3 इंडेक्स पे तो किस तरीके से लिखेंगे? हम इस तरीके से लिखेंगे इंट एरे 3 SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करवाना है हमको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता है? ये प्रिंट फंक्शन की काम करता है, ये आउटपुट को प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट 2 एट इंडेक्स 1 इंट एरे फर्स्ट। तो एलिमेंट 2 क्या है? फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ? फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ 55, तो हमारा 55 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको एलिमेंट जो है इंट एरे 2 प्रिंट करवाना है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा लिखा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे है 63, तो हमने 63 प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को। हम डिक्लेयर करते हैं इस वाली तरीके से। सिंटेक्स अगर हम एनालाइज सिंटेक्स कौन सा फॉलो करते हैं जब हम एनालाइज करते हैं एरे को जावा के अंदर, तो ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हैं। अगर हम इंस्टेंटेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से इंस्टेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये होती है एरेज जावा के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट मी डाउन, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि की फीचर्स कौन कौन से हैं जो कि सपोर्ट किए जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। तो की फीचर जो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं कि वो ऑब्जेक्ट, इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर क्लासेस होते हैं, ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है और ये इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है। चलिए अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्लास के इंस्टेंस होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज को या कंसेप्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स के अंदर खुद की स्टेट्स होती है, यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं और अपना बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है कार, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लैम्बोर्गिनी कार, मैक्लॉरेन कार या मारुति सुजुकी कार। इस तरीके से ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कार तो है लेकिन कौन सी कार है?
क्या प्रॉपर्टीज है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, स्टेट होती है और बिहेवियर होता है। दूसरा है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर कॉल किए सकते हैं ताकि हम मैनिपुलेट कर पाए उनके स्टेट्स को और बिहेवियर्स को। मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं और ये वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एरिया एक मेथड है जो कि किसी भी रेक्टेंगल की या ट्रायंगल की एरिया को कैलकुलेट करेगा। डायग्राम के समझते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लास एक पर्सन है, ठीक है। अब उस पर्सन की यूनिक आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसके जेंडर क्या है, ये क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट्स हो गए। यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइन की जाती हैं एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। फिर मेथड्स क्या करते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये बंदे। तो ये ईट करते हैं, स्टडी करते हैं, स्लीप करते हैं, प्ले करते हैं, यानी कि कौन कौन से स्पेसिफिक टास्क को फॉलो करते हैं, ये मेथड डिफाइन करते हैं। डेटा मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स क्या कर डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं स्टेट्स और बिहेवियर्स को। ठीक, तो डायग्राम से समझ गए होंगे कि मान के चलिए हमारे पास एक क्लास है भाई, क्लास है पर्सन की। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कि भाई ऑब्जेक्ट हो सकता है इस पर्सन की यूनिक आईडी क्या है, इस पर्सन का नेम क्या है, इस पर्सन की एज क्या है, इस पर्सन की सिटी क्या है, इस पर्सन का जेंडर क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या डिफाइन कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने उसके स्टेट्स को डिफाइन कर दिया और उसके बिहेवियर को डिफाइन कर दिया। फिर होते हैं मेथड्स। मेथड्स मतलब ये क्या स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है ईटिंग, स्टडिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग। ठीक है, तो मेथड्स क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। इतना आपको समझ में आ गया। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जहां पे कोई भी क्लास जो है वो इनहेरिट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम अनदर क्लास। जैसे हमारे पास एक क्लास है ए, एक है बी, तो जब बी हमारी ए की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रही है या ले रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जहां पे कोई भी एक क्लास इनहेरिट करती है दूसरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये अलाउ करता है कि क्लासेस जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासिक। ये प्रमोट करता है रीयूजेबिलिटी को और हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है बिटवीन क्लासेस। ठीक है, जैसे हमने अपने पापा जी से माता जी से बोलना सीखा तो हमने उनसे इनहेरिट किया अपने फीचर्स को। ठीक है, जैसे एक बच्चा नाइजीरिया में रह रहा है तो वो नाइजीरियन लैंग्वेज बोलेगा, एक बच्चा इंडिया में रह रहा है वो हिंदी बोलेगा, एक बच्चा अमेरिका में रह रहा है तो वहां पे इंग्लिश बोलेगा। तो अब ये इनहेरिटेंस है जो उनको वो बोलने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है जावा के अंदर, तो इनहेरिटेंस जावा के अंदर 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है कि केवल ये हमारे पास एक सब क्लास है, एक सुपर क्लास है। सुपर क्लास क्या है, जिसके अंदर से हमने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जहां पे एक ही सुपर क्लास से एक सब क्लास को इनहेरिट किया गया हो। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जहां पे सब क्लासेस जो हैं उनको ड्राइव किया जाता है बाकी अदर सब क्लासेस से, जिससे कि हायरार्की फॉर्म हो जाती है। एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल सब क्लासेस को इनहेरिट करते हैं हम सेम सुपर क्लास से। ठीक है, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि इसको हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस का। तो इसको डायग्राम को समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इनहेरिटेंस ये है सिंगल इनहेरिटेंस जहां पे एक सुपर क्लास है ए और एक सब क्लास है बी। तो एक ही सुपर क्लास से जब कोई एक सब क्लास इनहेरिट करती है फीचर्स को तो उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल क्लासेस से एक क्लास अपने फीचर्स को इनहेरिट कर ले। एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक ही सुपर क्लास से काफी सारे सब क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं एक हायरार्किकल फॉर्म स्ट्रक्चर में। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स में इनहेरिटेंस हो रहा होता है कि बी ने ए से इनहेरिट किया और सी ने बी से इनहेरिट किया, तो मल्टीपल लेवल्स में हो गया ना। एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब जहाँ पे पार्टिकुलर दो टाइप्स के इनहेरिटेंसेस हो रहे होते हैं, ठीक। जैसे पहला है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसके अंदर हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो यहाँ पे हो रहा है, और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट में हो रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जहाँ पे दो टाइप्स के इनहेरिटेंसेस को कंबाइन करके इनहेरिटेंस को किया जा रहा हो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को कि वो इंस्टेंसेस की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए अपने सुपर क्लासेस की, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो एक एबिलिटी होती है कि किसी भी मैसेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक से ज्यादा फॉर्म्स में, ठीक है। तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को जावा के अंदर। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसको हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के टाइम पे। एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के टाइम पे। अगला है इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिससे हम डेटा और मेथड्स को बंडल कर देते हैं और एक सिंगल यूनिट में बदल देते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन इन जावा इज द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग डेटा, bundling data and methods that operate on a data within a single unit। तो इनकैप्सुलेशन की मदद से हम क्या, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन एक आइडिया है जिससे हम रैप कर सकते हैं डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में, यानी कि रैपिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन क्या किस चीज में हेल्प करता है, ये डेटा हाइडिंग में हेल्प करता है और एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यानी कि ये केवल उन्हीं लोगों को डेटा दिखाएगा जिनके लिए जरूरत है। डेटा हाइडिंग में क्या होता है, हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डेटा के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम केवल नेसेसरी डिटेल्स को एक्सपोज करते हैं थ्रू पब्लिक मेथड्स, व्हाइल हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स डिटेल्स। जैसे किसी ने कोई वेबसाइट बनाई तो किस कोड से वो वेबसाइट बनाई है इसको तो हाइड कर जाता है, इससे होता है एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इनकैप्सुलेशन हेल्प करता है रैपिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जिससे क्या होता है कि भाई हम ऐसे एक्सीडेंट्स को दूर कर सकते हैं जिनसे कि हमारे डेटा की लीकेज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है पैकेजेस क्या होते हैं। तो पैकेजेस कंटेनर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू ऑर्गेनाइज क्लासेस एंड इंटरफेस इनटू नेम स्पेसेस। पैकेजेस क्या है, पैकेजेस कंटेनर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने में, इंटरफेसेस को ऑर्गेनाइज करने में, नेम स्पेसेस के अंदर। ये हेल्प करते हैं क्लासेस को कैटेगराइज करने में और नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में। पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस हो सकते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को। सम कॉमन जावा पैकेजेस हैं इन java.lang, java.util, java.io। तो हमारे पास दो टाइप्स के पैकेजेस होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन पैकेजेस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेजेस क्या है, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं जावा के अंदर। इसका एग्जांपल है java.io, java.lang। इनको हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट फंक्शन, जैसे इंपोर्ट java.io asterisk। तो इससे हमने java. यानी कि इनपुट आउटपुट पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। एक होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस। यूजर डिफाइंड पैकेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, ये वो पैकेजेस होते हैं जिनको कोई भी क्रिएटर डेवलप कर सकता है या डेवलपर क्रिएट कर सकता है टू ऑर्गेनाइज देयर कोड। तो पैकेज समझ में आ गया। पैकेजेस क्या है, पैकेजेस कंटेनर्स होते हैं जो कि क्लासेस को और इंटरफेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आते हैं नेम स्पेसेस में। कैसे हम यूजर डिफाइंड पैकेजेस को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमको सिंटेक्स फॉलो करना होता है। पहला सिंटेक्स क्या है कि हमको पैकेज नाम का कीवर्ड लिखना होता है और पैकेज का नाम लिखना होता है। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनसे हम यूजर डिफाइंड पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि creating a package in Java class, the format is very simple and easy, just write a package by following its name। जैसे अगर हमको एक example1 नाम का पैकेज क्रिएट करना है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पैकेज example1। तो इस तरीके से हम पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 2, इसके अंदर हम क्लास को इंक्लूड करते हैं जावा पैकेज के अंदर।
ठीक है, तो पैकेज है हमारे पास example1, हमने क्लास बना ली gfg और उसके अंदर हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स फंक्शंस। तो इस तरीके से हम क्लास को भी इंक्लूड कर सकते हैं जावा पैकेज के अंदर। तो यूजर डिफाइंड पैकेज को क्रिएट करना काफी इजी होता है, हमको केवल पैकेज का कीवर्ड लिखना होता है और पैकेज का नाम लिखना होता है। स्टेप 3, तो नाउ द यूजर डिफाइंड पैकेज इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हमारा जो यूजर डिफाइंड पैकेज है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो सकता है। अब इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे पैकेजेस में और इसके फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर हम क्लास को राइट नहीं करते हैं पैकेज के अंदर तो वो प्लेस किया जाता है करंट डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल में समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि वी विल क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज एंड अ फंक्शन टू प्रिंट अ मैसेज फॉर द यूजर्स। तो हमने पैकेज बनाया एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, पैकेज का नेम है और पैकेज क्या है, ये कीवर्ड है जिससे कि हम पैकेज को क्रिएट करते हैं। फिर हमने इस पैकेज को एक क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे क्लास है gfg, पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड शो कर रहा है, ये शो करने के लिए काम आता है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स gfg ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू gfg ऑब्जेक्ट शो। ठीक है, तो हमने एक भाई क्या किया, हमने हमारा एग्जांपल है कि हमको एक यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट करना है जिसके फंक्शन हो कि वो मैसेज को प्रिंट कर पाए अपने यूजर्स में। तो हमने एक पैकेज बनाया किसकी मदद से, पैकेज एंड पैकेज नेम। तो ये इस तरीके से हम पैकेज को क्रिएट करते हैं। फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया, इसको एक क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो क्लास के अंदर इंक्लूड करने के लिए हम क्या किया, पब्लिक क्लास gfg, पब्लिक वॉइड शो इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका काम है कि वो प्रिंट करेगा हेलो गीक्स हाउ आर यू को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इसका मेन है, यानी कि gfg ऑब्जेक्ट एक नया gfg क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट क्या है, वो शो करेगा किस इंफॉर्मेशन को। तो यहां से हमने इस इंफॉर्मेशन को कॉल कर लिया। दूसरा क्या है कि हमने यूजिंग द यूजर डिफाइंड पैकेज हमने इसको दूसरी क्लास में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जो स्टेप 1 है ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक पैकेज को क्रिएट किया है और उसके फंक्शन को बताया है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये इस वाले जो फंक्शन है इसको परफॉर्म करेगा, यानी कि वो प्रिंट करेगा हेलो गीक्स हाउ आर यू। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट डॉट शो क्या करता है, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है, प्रिंट नहीं मतलब शो करने के लिए काम आता है आउटपुट को। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट शो में जब हमने इसको रन किया तो इसमें आउटपुट आएगा हेलो गीक्स हाउ आर यू। अब हम ये वाले पैकेज को दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, हम उसको इंपोर्ट फंक्शन की मदद से यूज कर सकते हैं। यानी कि हम इंपोर्ट करेंगे example.gfg को, जहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास पैकेज का नाम और gfg क्या है, क्लास, पब्लिक क्लास gfg, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स gfg ऑब्जेक्ट को सुनिए gfg ऑब्जेक्ट डॉट शो। जब हम इस वाले एग्जाम्पल को रन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास क्या सेम ही आउटपुट आएगा, हेलो गीक्स हाउ आर यू। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस को और प्रिंट करते हैं मैसेज को यूजर के लिए। समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ एक बार अगर अभी भी समझ में नहीं आया है। तो पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज कीवर्ड और उसके आगे लगाते हैं पैकेज का नाम। फिर हम उस पैकेज को एक क्लास के अंदर डालते हैं, यानी कि पब्लिक क्लास gfg, उसके अंदर एक फंक्शन दिखाते हैं, पब्लिक वॉइड शो एक फंक्शन है जिसका काम है कि वो प्रिंट करेगा हेलो गीक्स हाउ आर यू को। और यहाँ पे फिर हम मेन फंक्शन लिखते हैं जो कि हम आपको पता ही होगा कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट शो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा हेलो गीक्स हाउ आर यू को। ठीक, अगला है यूजर डिफाइंड पैकेज। जब हमारे पास ये पैकेज बन गया है तो इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं बाकी सारे प्रोग्राम्स में भी, ताकि हम इसकी जो फंक्शनलिटी है उसको यूज कर पाए। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया इस फंक्शन को, इस पैकेज को, और यहाँ पे हमने जब इस पैकेज को इंपोर्ट करके रन किया तो हमारे पास वही जो आउटपुट था आ जाता है हेलो गीक्स हाउ आर यू। इतना आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो इंटरफेसेस जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी क्लास के बिहेवियर को डिक्लेयर करने के लिए जो वो क्लास इंप्लीमेंट करेगी। ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं फॉर डिफाइनिंग मेथड्स दैट अ क्लास शुड प्रोवाइड। की पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है इंटरफेस का, इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर मेथड सिग्नेचर्स होते हैं और कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता है। सारे मेथड जो हैं किसी भी इंटरफेस के अंदर
वो इम्प्लिसिटली पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्टेड होते हैं। और फील्ड्स जो इंटरफेस के अंदर होती है वो होती है पब्लिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड और फाइनल बाय डिफॉल्ट। पर्पस क्या होता है इंटरफेसेस का? इंटरफेस का पर्पस होता है कि इससे हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाते हैं। इंटरफेस अलाउ करते हैं कि हम डिफाइन कर पाए बिहेवियर को विदाउट स्पेसिफाइंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये इनेबल करते हैं मल्टीपल एनालिटिक्स को। तो ये इसके पर्पस है। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो किस तरीके से हम किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हमको इंटरफेस को यूज करना है तो एक क्लास जो है उसके वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सारे मेथड्स को जो भी डिक्लेयर्ड है उस इंटरफेस के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स का यूज करते हैं किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एग्जांपल क्या है? हमने एक प्लेयर नाम का इंटरफेस बनाया विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड, यानी कि जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो हम किस कीवर्ड से बनाएंगे? इंटरफेस कीवर्ड की वजह से बनाएंगे। तो इंटरफेस बना दिया हमने इस तरीके से। अब हमको इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे? हम क्लास म्यूजिक प्लेयर के अंदर इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लगाएंगे और प्लेयर नाम का जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जब हम इस वाले प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है। तो जब हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी इंटरफेस को, सबसे पहले क्रिएट करते हैं इंटरफेस को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड। अगर हमको उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है तो हमको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना है, जैसे इस प्रोग्राम में किया गया है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं इनको लिख के आएगा, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, फुल मार्क्स आएंगे मतलब। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है इंटरफेस का? जब हमको इंटरफेस यूज करना है तो क्लास जो है उसके जो सारे मेथड्स हैं वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए उस इंटरफेस के अंदर। हम अगर इंप्लीमेंट करना है किसी इंटरफेस को तो हमको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगला है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले समझिए एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का उसको डिस्टर्ब कर दे या रोक दे। जावा के अंदर एक्सेप्शंस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के द्वारा और उनको हम थ्रो कर सकते हैं रन टाइम में जब भी एरर ऑकर होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमको अलाउ करता है कि हम ग्रेसफुली मैनेज कर पाए इन रन टाइम एरर्स को। तो इसके लिए हम कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करते हैं? इसके अंदर यूज करते हैं हम ट्राई कीवर्ड का, कैच कीवर्ड का, फाइनल कीवर्ड का, थ्रो कीवर्ड का, और अपने कीवर्ड्स, इन सारे कीवर्ड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को। ट्राई की बात करें तो ये एनक्लोज करता है कोड को जिसके अंदर जो कि एरर को थ्रो कर सकता है या एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। कैच करता है, कैच जो कीवर्ड है इसका काम क्या होता है कि हैंडल करता है स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को जो कि थ्रो किए गए हैं ट्राई ब्लॉक के द्वारा। थ्रो क्या काम करता है? ये एक्सप्लिसिटली थ्रो करता है एक्सेप्शन को। फाइनली क्या करता है? ये एग्जीक्यूट करता है क्लीन अप कोड। ठीक है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली मैनेज कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ट्राई कीवर्ड जो होता है वो उस पार्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम पे या उस पार्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर लगाया जाता है जहां पे हम भाई समझ सकते हैं कि यहाँ एरर आ सकता है। कैच का काम क्या होता है? कैच जो है वो एरर को कैच कर लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ट्राई कैच का एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ, उसके अंदर हमने एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पे एक एरर आ सकता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के द्वारा। ठीक है। तो ट्राई के अंदर हम ट्राई कहाँ लगाते हैं? वहां लगाते हैं जहाँ पे एरर आ सकता है। और कैच का काम क्या होता है? कैच क्या करता है? कैच उस पार्टिकुलर एरर को कैच कर लेता है। ठीक है। ऐसे ही फाइनली का काम क्या होता है? फाइनली किस लिए काम आता है? ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसके जो कि एरर को थ्रो कर सकता है या एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। कैच क्या करता है? उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। फाइनली क्या करता है? फाइनली क्लीन अप कोड दे देता है। थ्रो का काम क्या होता है? थ्रो करता है एरर को थ्रो। तो फर्स्ट एग्जांपल पे देखा कि जो ट्राई ब्लॉक है वो अटेम्प्ट करेगा बाय 2 डिवाइड बाय 0 व्हिच रेजेस एन एक्सेप्शन। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा? इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और एक प्रिंट कर देगा एरर मैसेज। फाइनली ब्लॉक यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। सेकंड एग्जांपल हमने फाइनली ब्लॉक को यूज किया है जो कि इंश्योर करेगा कि स्पेसिफाइड कोड जो है वो रन करेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन ओकर्स और नॉट। थर्ड एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि कैसे हम एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं कस्टम एक्सप्रेशन को यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। और इन दिस केस वी आर वैलिडेटिंग द एज पैरामीटर। इस
के अंदर हम एज पैरामीटर को वैलिडेट कर रहे हैं। तो ट्राई क्या करेगा, ट्राई तो जो हमारे पास ट्राई जो कीवर्ड है वो उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पे कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है। अगर एक्सेप्शन आ चुका है तो कैच कीवर्ड उसकी एक्सेप्शन को यूज करके उसको हैंडल कर लेता है। फाइनली जो करता है, फाइनली क्या करता है, फाइनली हमको आउटपुट दे देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन ऑकर्ड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अगला है थ्रेड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। तो जावा के अंदर थ्रेड्स रेफर टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बाय द शेड्यूलर। जावा के अंदर स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होते हैं जिनको हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वो होते हैं थ्रेड्स। तो जावा के अंदर थ्रेड्स क्या है, इन जावा थ्रेड रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं प्रोसेसिंग के जिनको हम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है शेड्यूल के द्वारा। थ्रेड जो होते हैं ये लाइट वेट प्रोसेस होते हैं विद इन ए प्रोसेस। जावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग अलाउइंग मल्टीपल थ्रेड्स टू रन कंकरेंटली। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा सीक्वेंशियल थ्रेड्स के। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बना देते हैं। तो जब हम इन सारे ब्लॉक्स को कंकरेंटली यानी कि एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये हैं थ्रेड्स। और ये पूरा क्या है, जो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे सारे थ्रेड्स को कंकरेंटली रन किया जा रहा है, ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। यानी कि इसका मतलब कि हम मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर जब हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ये अलाउ करता है एप्लीकेशंस को टू रिमेन रेस्पॉन्सिव टू यूजर इनपुट व्हाइल परफॉर्मिंग लॉन्ग रनिंग टास्क इन द बैकग्राउंड। ये एप्लीकेशंस को अलाउ करता है कि वो रेस्पॉन्सिव रहें उस टाइम पे जब यूजर उनसे इनपुट मांगता है, और उसके साथ साथ वो लॉन्ग रनिंग टास्क को भी परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अगला है लाइफ साइकिल क्या होता है थ्रेड का। तो थ्रेड के लाइफ साइकिल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जहाँ पे एक जो थ्रेड है वो न्यू, रनेबल, वेटिंग, टाइम वेटिंग और टर्मिनेटेड इन फेजेस में रन कर रहा होता है। एक करके समझते हैं। न्यू क्या होता है, यहाँ पे होता है कि न्यू के अंदर एक नया थ्रेड जो होता है अपनी लाइफ साइकिल को बिगिन करता है इन द न्यू स्टेट। वो उस स्टेट में तब तक रहता है जब तक कि प्रोग्राम स्टार्ट ना कर दे इस थ्रेड को। इसको हम न्यू बॉर्न थ्रेड भी बोलते हैं। एक होता है रनेबल थ्रेड। रनेबल थ्रेड वो होता है जो कि रन कर रहा होता है, यानी कि टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एक होता है वेटिंग स्टेट। वेटिंग थ्रेड वो होता है जहाँ पे जो थ्रेड है वो अपनी बारी के लिए वेट कर रहा है कि जब उसकी टाइम बारी आएगी तब वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। एक होता है टाइम वेटिंग। ये रनेबल थ्रेड होता है जो कि एंटर किया जाता है टाइम वेटिंग स्टेट में फॉर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। एक जो थ्रेड इस वाली फेज के अंदर डाला जाता है वो जैसे ही टाइम इंटरवल एक्सपायर होगा तभी रन करेगा। एक होता है टर्मिनेटेड, जहाँ पे रनेबल थ्रेड जो होता है वो अपनी टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर आ जाता है जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ऐसा समझेंगे। तो न्यू थ्रेड क्या है, न्यू थ्रेड है भाई एक नया बॉर्न थ्रेड जो उसको अपना टास्क परफॉर्म करना है। एक होता है रनेबल थ्रेड। रनेबल थ्रेड क्या होता है, रनेबल थ्रेड वो थ्रेड होता है जो कि अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। एक होता है वेटिंग थ्रेड। वेटिंग थ्रेड क्या होता है, वो अपने बारी का इंतजार कर रहा होता है कि जब ये वाला रनेबल थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तब मैं यहाँ पर रन करने के लिए आऊंगा, रनेबल स्टेट में आऊंगा। एक होता है टाइम्ड वेटिंग, जिसको हमने पार्टिकुलर 10 मिनट के लिए वेट करने के लिए छोड़ दिया है कि भाई ये 10 मिनट तक वेट करेगा, और जब इसका 10 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा, जब चाहे कोई दूसरा जो थ्रेड है वो काम कर रहा होगा तो उसको स्टॉप करके ये काम कर सकता है। एक होता है टर्मिनेटेड स्टेट, जहाँ पे किसी थ्रेड ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो ये लाइफ साइकिल होती है थ्रेड की, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, दोबारा समझाते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है थ्रेड की। एक होता है न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड यानी कि न्यू बॉर्न थ्रेड, जो इसको कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो जब न्यू थ्रेड अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता है तो वो रनेबल सिचुएशन में आ जाता है। रनेबल सिचुएशन मतलब वो अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये रनेबल थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि टास्क को कंप्लीट कर लेता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये तो टर्मिनेटेड स्टेट। एक होता है वेटिंग स्टेट। वेटिंग तो इसमें क्या करता है कि जब कोई पार्टिकुलर रनेबल थ्रेड अपना टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे ये थ्रेड वेट कर रहा होता है अपनी चांस के लिए। जब ये परफॉर्म कर लेगा तो ये वाला जो थ्रेड है अपनी टास्क को परफॉर्म करेगा। एक होता है टाइम्ड वेटिंग।
यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वेट करने पे रखा जाता है कि 10 मिनट वेट करेगा, 20 मिनट वेट करेगा, इस तरीके से। जब इसकी 10 या 20 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो ये रनेबल स्टेट में जाता है और अपना टास्क कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाता है। तो ये होती है लाइफ साइकिल थ्रेड की। अब समझते हैं जावा एप्लेट्स क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है। एप्लेट जो होते हैं वो वेब ब्राउजर के अंदर रन करते हैं। एप्लीकेशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं डेस्कटॉप पे भी और सर्वर एनवायरनमेंट्स में भी। एप्लेट्स की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इनको हम वेब पेजेस में एम्बेड कर सकते हैं या एप्लेट व्यूअर्स में एम्बेड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव जार फाइल्स में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं और ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लेट्स के यूजर इंटरफेस जो हम यूज करते हैं तो ये AWT को यूज करते हैं या स्विंग को यूज करते हैं फॉर GUI कंपोनेंट्स। एप्लीकेशंस AWT, स्विंग, जावा एफएक्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। एप्लेट के अंदर सिक्योरिटी की बात करें तो ये एग्जीक्यूट करते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की बात करें तो इनके पास एक्सेस होता है लोकल रिसोर्सेज बेस्ड सिस्टम्स का भी। एप्लेट की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये स्पेसिफिक लाइफ साइकिल मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इनिट, स्टार्ट, एक्सेट्रा। एप्लीकेशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता है। एप्लेट्स के पर्पस की बात करें तो ये इंटरेक्टिव कंटेंट देते हैं वेब पेजेस में। एप्लीकेशन स्टैंडअलोन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बैकएंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एप्लेट जो है वो करंट स्टेट क्या है, दे आर डेप्रिसिएटेड एंड सपोर्ट बीइंग फेस्ड आउट। एप्लीकेशन कंटिन्यूज एज प्राइमरी जावा डेवलपमेंट फॉर्म। तो ये जो आपको डायग्राम है वो लिख के आना है। सॉरी, इस तरीके से आप अपने जावा एप्लेट और एप्लीकेशंस के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला है कि एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एप्लेट की लाइफ साइकिल इस तरीके से होती है, एक होता है इनिट मेथड, एक होता है स्टार्ट मेथड, एक होता है पेंट मेथड, एक होता है स्टॉप मेथड, एक होता है डिस्ट्रॉय मेथड। तो पहला क्या है, इनिट। इस मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इज इंटेंडेड फॉर व्हाटएवर इनिशियलाइजेशन इज नीडेड फॉर आवर एप्लेट। इनिट में क्या होता है कि हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी एप्लेट को। उसके बाद स्टार्ट मेथड क्या करता है कि हम ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं अपने एप्लेट को आफ्टर द ब्राउजर कॉल्स द इनिट मेथड। फिर होता है स्टॉप। तो दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द यूजर मूव्स ऑफ द पेज ऑन विच द एप्लेट सिट्स। तो ये मेथड जब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी यूजर अपने पेज से मूव ऑफ हो जाएगा। एक होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि ये मेथड तभी कॉल किया जाएगा जब ब्राउजर शट डाउन हो जाएगा नॉर्मली। एक होता है पेंट, यानी कि इसको हम इन्वेक कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्ट मेथड। ठीक, तो ये एप्लेट की लाइफ साइकिल है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा यार बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्यार से पढ़ाऊंगा, आपको सही तरीके से पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको बहुत तरीके से समझा दिए हैं। अब एप्लेट लाइफ साइकिल क्या होता है। एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर इनिट होता है पहला, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टॉप, चौथा डिस्ट्रॉय, पांचवा पेंट। इनिट में क्या होता है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं एप्लेट का। स्टार्ट में हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इनिट मेथड को। स्टॉप में हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई भी यूजर एक पर्टिकुलर पेज से ऑटोमेटिकली मूव ऑफ हो जाता है तो वहां पर वो स्टॉप हो जाता है एप्लेट। चौथा है डिस्ट्रॉय, जब कोई भी जो मेथड है वो नॉर्मली शट डाउन कर रहा है ब्राउजर की हेल्प से। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस सच एज कॉन्केटेनेशन, कंपैरिजन ऑन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कर दें, कंपैरिजन करें स्ट्रिंग्स का। तो काफी सारे मेथड्स को हम फॉलो करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में। पहला है जावा स्ट्रिंग्स लेंथ। तो ये जो मेथड होता है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग्स की लेंथ को, ये काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। दूसरा है जावा स्ट्रिंग कंपेयर टू। तो जावा स्ट्रिंग कंपेयर टू एक मेथड जो कि कंपेयर करता है एक गिवन स्ट्रिंग को करंट स्ट्रिंग के साथ। ये रिटर्न करता है पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स। एक होता है जावा स्ट्रिंग कॉन्केट, यानी कि ये कंबाइन कर देता है स्पेसिफिक स्ट्रिंग को एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है एबीसी, एक स्ट्रिंग है बीसीई। तो जब हम कॉन्केटिनेशन लगाएंगे तो इस तरीके से लिख जाएगा वो ए बी सी बी सी ई, यानी कि हमने दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। एक होता है जावा स्ट्रिंग रिप्लेस, यानी कि हमने अगर ए बी सी की जगह रिप्लेस करना है बी सी ई को तो जावा स्ट्रिंग रिप्लेस का यूज करते हैं। एक होता है जावा स्ट्रिंग इक्वल्स, यानी कि ये कंपेयर करता है कि क्या दो गिवन स्ट्रिंग जो हैं वो इक्वल है एक दूसरे का नहीं। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच हो जाते हैं ए स्ट्रिंग के और बी स्ट्रिंग के तो वो ट्रू
रिटर्न करेगा जब जब उसके जो कैरेक्टर्स वो मैच हो गए, और फास्ट तब रिटर्न करेगा जब उसके कैरेक्टर्स मैच नहीं हुए हैं। एक होता है जावा स्ट्रिंग कंटेंट्स। ये जावा स्ट्रिंग कंटेंट्स मेथड जो होता है वो सर्च करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को किसी स्ट्रिंग के अंदर। अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड हो जाते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम हैंडलिंग करते हैं स्ट्रिंग्स की। अगला टॉपिक है कि AWT क्या है और AWT कंट्रोल्स क्या होते हैं। AWT स्टैंड होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के। ये एक एपीआई होती है जावा के अंदर जो कि हेल्प करती है डेवलपर्स को कि वो क्रिएट कर पाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को। AWT कंपोनेंट जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्यू। तो AWT क्या है? AWT एक एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट होती है। ये एपीआई होता है जावा के अंदर जो कि हेल्प करता है डेवलपर्स को कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर पाए विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस पे। AWT कंपोनेंट जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सॉरी, यानी कि वो डिस्प्ले किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्यू। AWT कंपोनेंट्स या AWT कंट्रोल्स की बात करें तो ये वो कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग AWT। पहला है बटन, हम क्रिएट कर सकते हैं AWT की हेल्प से। लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस को, चॉइसेस को, लिस्ट्स को, स्क्रॉल बार्स को, कैनवास को और पैनल्स को। तो इस तरीके से हम AWT के कंट्रोल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगला है लेआउट मैनेजर क्या होता है। तो लेआउट मैनेजर जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो डिटरमाइन करता है कि हाउ कंपोनेंट्स शुड बी पोजीशंस एंड साइड्स विद इन अ कंटेनर। लेआउट मैनेजर क्या करता है, ये एक जावा के अंदर ऑब्जेक्ट होता है जो डिटरमाइन करता है कि कैसे कंपोनेंट्स को हमें पोजीशन करना है किसी भी कंटेनर के अंदर, उनका क्या साइज होना चाहिए, जैसे कि जे फ्रेम या जे पैनल। तो ये मैनेजर्स फॉलो करते हैं लेआउट की गाइडलाइंस को और रूल्स को टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव, रिसाइजेबल एंड एडजस्टेबल यूजर इंटरफेसेस। सम कॉमन जावा लेआउट मैनेजर्स आर बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, बॉक्स लेआउट, ग्रुप लेआउट एंड स्प्रिंग लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट क्या करता है, ये अरेंज करता है कंपोनेंट्स को 5 रीजन्स में। नॉर्थ में कर देगा, साउथ में कर देगा, ईस्ट में कर देगा, वेस्ट में कर देगा, सेंटर में कर देगा, और हर एक रीजन जो होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है। फ्लो लेआउट क्या करता है, ये प्लेस करता है कंपोनेंट्स को रो में। ग्रिड लेआउट क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है कंपोनेंट्स को ग्रिड स्ट्रक्चर में। कार्ड लेआउट करता है मैनेज मल्टीपल कंपोनेंट्स को जो कि एक दूसरे के ऊपर लिखित, एक दूसरे के जैसे कार्ड होता है ना, कार्ड का स्टैक, एक के ऊपर दूसरा कार्ड होता है, दूसरे कार्ड पे तीसरा कार्ड, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है ग्रिड बैक लेआउट, यानी कि फ्लेक्सिबल ग्रिड बेस्ड पोजिशनिंग और एडजस्टेबल सेल साइजेस को प्रोवाइड करता है। तो ये होता है लेआउट मैनेजर जो कि एक जावा का ऑब्जेक्ट होता है जो डिटरमाइन करता है कि कैसे कंपोनेंट्स को पोजीशन करना है और कैसे उनको साइज करना है किसी कंटेनर के अंदर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको बाकी की यूनिट्स भी चाहिए इसी तरीके की तो प्लीज कमेंट मी डाउन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।